हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का ईयर 2023-24 का। सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसका कोड है 184। देखिए इसमें जो टाइम है ना वो 3 आवर्स का है। 3 आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से और धीरे धीरे आपको सॉल्व करना है ताकि कोई गलती ना हो और पूरा नंबर आपको मिले। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। इसमें 3 सेक्शन हैं। पहला जो है ना रीडिंग है, फिर ग्रामर एंड राइटिंग है, फिर लिटरेचर है। आपको क्या करना है, एक एक सेक्शन को सॉल्व करते जाना है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है और हर सेक्शन में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल्स को देखेंगे जो कि 20 मार्क्स का है। उसमें पहला जो है ना अनसीन पैसेज है जो कि 10 मार्क्स का है। तो अनसीन पैसेज को सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद हमको क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना हो। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं कि एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग पोइट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में पोइट्री को पढ़ना, किसी पोएट के पोएम को पढ़ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। माने काफ़ी खट्टा मीठा अनुभव इसमें होता है। दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाई मोमेंट्स ऑफ profound appreciation for simpler pieces and intermittent frustration with more complex works। तो ये जो पढ़ने का यात्रा है इसमें हमको क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम सिंपल पीसेस को पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमको खुशी का अनुभव होता है, लेकिन बीच बीच में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स वर्क्स को, माने जटिल जो पोयम है, कठिन पोयम है, उनको पढ़ते हैं। लेट से बी real here. Some poems are just plain confusing and no amount of rereading seems to help decipher the intended meaning। अब यहाँ पे देखिए जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि हकीकत में कुछ पोयम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। कितने भी बार इसको पढ़ें तो उनका जो मीनिंग है उसको आप डिकोड नहीं कर सकते। डिसेफर मतलब होता है किसी चीज़ को जानना जो कि समझ में ना आ रहा हो, यानी डिकोड करना। द पजलमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सच इंस्टेंसेस कैन बी बोथ वैक्सिंग एंड डीमोटिवेटिंग। तो इस प्रकार का जो पजलमेंट होता है, मतलब समझ में ना आना है, इससे हमको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है, निराशा होता है और थकान से भरा हुआ होता है। इफ़ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड देन प्लेइंग सुडोकू इज अ बेटर ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर पहली बुझाना ही उद्देश्य है तो इससे अच्छा आप सुडोकू खेल लो, न कि आप पोएम को पढ़ो और पढ़ पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि आप सुडोकू खेलते रहो। वन इज लेट टू पॉन्डर इफ ऑब्सक्योरिटी वाज द गोल। इससे अच्छा है कि कोई आदमी पॉन्डर करे, माने लक्ष्य को हासिल करे ही मत। अगर लक्ष्य न पाना ही उद्देश्य हो तो, मतलब इनका कहने का मतलब है कि पोयम का उद्देश्य ही है कि कोई इसको समझ ना पाए, उससे अच्छा वो घूमता रहे। तो देखिए इस प्रकार से हमको पढ़ के एक समरी बना लेना है। अब सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कन्वर्सली सम पीसेस रेजोनेट विद द रीडर सोल। लेकिन इसके उल्टा में देखिए कुछ पीसेस, कुछ पोयम ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले की आत्मा तक उतर जाते हैं। स्टीरिंग फीलिंग्स ऑफ वार्मथ, हैप्पीनेस एंड कनेक्शन टू द वर्ल्ड। और उनके मन में किस किस प्रकार का अनुभव लाते हैं, जैसे कि कोई गर्मी का एहसास हो रहा हो, कोई खुशी आ रहा हो या दुनिया से उनका जुड़ाव पैदा करते हैं। ऑफन दीज कंपोजिशंस सेंटर ऑन थीम्स दैट आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड सच इज लव, नेचर आर फेथ। इस प्रकार के जो राइटिंग्स होते हैं या पोएम्स होते हैं, इनके सेंटर में जो थीम होता है उसको सारी दुनिया समझता है। ये है प्यार, प्रकृति और विश्वास। बीइंग एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से कैन फील लाइक अ लिटिल विक्ट्री एंड इज अ वेलकम रिलीफ आफ्टर ग्रेपलिंग विथ मोर परप्लेक्सिंग पोइट्री। अगर आप पोएट जो कहना चाह रहे हैं उसको समझ जाते हैं तो आपके मन में एक जीत का एहसास होगा और आपको रिलीफ मिलेगा जब आप किसी जटिल पोइट्री को पढ़ते हैं जो कि आपको जकड़ के रखता है उसके बाद में। मतलब पोइट्री का समझ में आ जाना एक जीत से कम नहीं है, यहाँ पे राइटर ये बोलना चाहते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देन देयर आर पोएम्स दैट आर इमोशनली चार्ज्ड, द वंस दैट मेक द रीडर कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई आर जंप अप एंड डाउन विद जॉय। तो देखिए कुछ ऐसे पोएम होते हैं जो आपको इमोशनली चार्ज्ड कर देते हैं, आपको भावनाओं में उत्तेजित कर देते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एक बाल के रूप में मुड़ने पे मजबूर कर देते हैं और रोने पे मजबूर कर देते हैं। देखिए ये जो है ना एक फ्रेज है, या खुशी से आप उछलने कूदने लगते हैं। तो इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये समझिए कि कुछ पोयम
से जो आपको एहसास होता है, जो भावना में उत्तेजना आता है, उसके लिए इसको यहाँ पे यूज किया गया है। वन इज लेफ्ट इन यू ऑफ द पोएट्स एबिलिटी टू कन्वे इमोशन थ्रू वर्ड्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पोएट की एबिलिटी को दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से भावनाओं को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट द डाउन राइट वियर्ड पोएम्स। यहाँ पे डाउन राइट वियर्ड पोएम्स का मतलब है ऐसे पोएम जो एकदम अनोखे होते हैं। These are the ones that defy categorization and leave the reader to their own devices in attempting to interpret meaning। तो ऐसे पोएम होते हैं जो किसी भी प्रकार के कैटेगराइजेशन में नहीं आते, किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। ये रीडर के ऊपर होता है कि किस प्रकार से इनकी मीनिंग को समझते हैं। द ऑथर से यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड अनकन्वेंशनल इमेजरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ bewilderment that is either intriguing or off-putting। तो देखिए यहाँ पे जो आथर होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो इस प्रकार के चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और गैर परंपरागत इमेजरी यूज करते हैं, जिससे आपके मन में एक अनोखेपन का एहसास होने लगता है। या तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रिग्यू होते हैं, मतलब इंटरेस्टेड हो जाते हैं, या आप इसको पसंद ही नहीं करते, चाहे आप इसको पसंद करें या ना पसंद करें। देखिए आगे क्या होता है, रिगार्डलेस द रीडर कैन अप्रिशिएट द यूनिकनेस ऑफ द वर्क। चाहे आप पसंद करें या ना करें, आप इसकी यूनिकनेस को, इसके खासियत को आप अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह सकते। माने आपको इसके खासियत को अप्रिशिएट करना ही होता है। अब 4 नंबर पैराग्राफ है, डिस्पाइट द वाइड रेंज ऑफ इमोशंस एंड रिएक्शंस दैट कम विथ स्टडिंग पोइट्री इट कैन बी अ रिवार्डिंग परस्यूट। तो देखिए कोई भी प्रकार का आपका इमोशन रहे, चाहे आप खुश हों, चाहे दुख हों, या कोई भी प्रकार का आपका रिएक्शन रहे, अगर आप पोइट्री को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिवार्डिंग आपको महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा रिवार्डिंग आपको होता है। नॉट ओनली डज रीडिंग पोइट्री अलाउ वन टू अप्रिशिएट द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द रिटन वर्ड बट आल्सो एनेबल्स वन टू डेवलप क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। न केवल रीडिंग करने से पोइट्री को आपको आर्टिस्टिक जो ब्यूटी होता है, जो लिखने वाली की खूबसूरती होता है शब्दों के द्वारा, उसको आप समझ पाते हैं, बल्कि आपके अंदर में जटिल थिंकिंग, जटिल सोच भी पैदा होता है और आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस भी करने लगते हैं। एनालिटिकल स्किल भी आपका डेवलप होता है। द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग अ पोएम्स मीनिंग कैन फील लाइक क्रैकिंग अ कोड और सॉल्विंग अ पजल, बट द सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मास्टरिंग अ चैलेंजिंग पीस कैन बी डीपली ग्रेटिफाइंग। तो देखिए अगर आप पोएम के मीनिंग को समझ पाते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि आपने किसी कोड को क्रैक कर दिया हो। आपके अंदर में एक गहरा संतुष्टि का एहसास होता है, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कार्य को कर लिया हो। फाइनली इम्प्रेसिंग एन इंग्लिश टीचर विद अ वेल एनालाइज्ड पोएम कैन बी अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड अ वैलिडेशन। और आखिर में क्या होगा कि आपकी इंग्लिश टीचर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे या हो जाएंगी अगर आपने किसी पोएम को अच्छे से एनालाइज किया हुआ हो। इससे क्या होगा, आपको एक प्राइड मिलेगा और पूरे के पूरे क्लास में एक वैलिडेशन मिलेगा। और 5th नंबर पैराग्राफ में देखिए, ओवरऑल स्टडीइंग पोइट्री इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट्स। You never know what you are going to get, but whether it's a complex, emotional, simple or just downright weird, there is always something to be gained from the experience। तो देखिए ओवरऑल क्या है, अगर आप पोइट्री को पढ़ते हैं तो आपका अनुभव बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप मिक्स्ड चॉकलेट्स को इंजॉय कर रहे हों। आप कभी नहीं जानेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। कभी कभी जटिल हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, कभी कभी सिंपल हो सकता है, या कभी कभी एकदम अनोखा हो सकता है, लेकिन हमेशा आपका एक्सपीरियंस में कुछ न कुछ नया आपको मिलेगा। So let's applaud all the poets out there for making us laugh, cry, scratch our heads and occasionally feel like a genius। तो चलिए शाबाशी दें उन सारे पोएट्स को जो हमको हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे दिमाग को खुजाने के लिए मजबूर करते हैं और कभी कभी हमको एक जीनियस की तरह एहसास दिलाते हैं। अब देखिए मोटा मोटा हमने इसमें क्या समझा कि ये जो है ना पूरा का पूरा पैसेज है पोएट्स के ऊपर और पोइट्री के ऊपर है कि पोइट्री जो है ना किस प्रकार से पढ़ने वाले के ऊपर असर डालता है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीइंग पोइट्री। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना सबसे अच्छे से बताता है कि ऑथर का जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है पोइट्री को पढ़ने को लेकर, उनको ये बोलता है फाइंड्स पोइट्री टू बी अ फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस एंडेवर। तो हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि ऑथर ऐसा बोल रहे हो कि जो पोइट्री को पढ़ना है वो फ्रस्ट्रेटिंग है, थकाने वाला है और उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट होगा। बी देखते हैं, बिलीव दैट द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ स्टडीइंग पोइट्री इज नॉट वर्थ द एफर्ट। कि राइटर यहाँ पे ऐसा विश्वास कर रहे हैं
कि जो ऊंच नीच होता है एहसास में पोइट्री को पढ़ने पर, वो बेकार है। तो ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा है कि राइटर ने ऐसा कुछ बोला हो, तो इसका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। सी देखते हैं, रिकग्नाइजेज द चैलेंजेज ऑफ स्टडिंग पोइट्री बट आल्सो एक्नॉलेजेज द रिवार्ड्स इट ऑफर्स। यही सही है कि यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि पोइट्री को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा चैलेंज से भरा हुआ होता है, लेकिन अगर आप पढ़ के उसको समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड का एहसास होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसका डी ऑप्शन देखिए, फील्स द पोइट्री इज टू ऑब्सक्योर एंड रेस्ट्रिक्ट फॉर द एवरेज पर्सन टू अप्रिशिएट, कि एक एवरेज पर्सन के लिए पोइट्री को फील करना काफ़ी ज़्यादा लक्ष्य से भटकने वाला है अप्रिशिएट करने के लिए। तो ऐसा भी यहाँ पे जो राइटर है ना वो नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स फ्रॉम पैराग्राफ 1, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसमें जो राइटर का टोन है, जो लाइन पैराग्राफ 1 से यहाँ पे उठा के क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हमको लिखना है, और साथ ही साथ जिस टोन को हम लिखेंगे उसको रैशनलाइज करेंगे, उसमें कारण बताएंगे अपने रिस्पांस को लेकर 40 वर्ड्स के लिमिट में। इफ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट was intended, then playing Sudoku is a better option. One is led to ponder if obscurity was the goal. तो देखिए यहाँ पे जो राइटर बोल रहे हैं ना, उनका उद्देश्य ये है उन पोएट को लेकर, जो पोएट जानबूझ के ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ऐसा पोएम लिखते हैं कि पढ़ने वाला जो है ना उसको कभी समझ ना पाए, चाहे जितना बार भी वो पढ़े, है ना। हमने अच्छे से समझा हुआ है पैराग्राफ 1 में, आप चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें हमको टोन लिखना है कि ये व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उन पोएट को जो जानबूझ के कठिन वर्ड्सों को यूज करते हैं, कठिन पोएम लिखते हैं, या काफ़ी ज़्यादा ये गंभीर हैं, क्रिटिकल हैं, है ना, या तो सरकास्टिक हैं या क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल क्यों हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग जो है ना पोइट्री को एंजॉय करें, समझें, ना कि उसके मीनिंग को समझने के लिए घूमते रहें और कभी समझ ना पाएँ। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार का टोन आप लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं सरकास्टिक, मतलब व्यंग कर रहे हैं, ये अपनी बात को दूसरे अंदाज में बोल रहे हैं, या बोल सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल, कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो मैंने आंसर में सरकास्टिक लिखा है, और जो रीजन दिया हुआ है उसको चलिए आप आंसर में देखिए। द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स इज सरकास्टिक, कि देखिए जो टोन है ना राइटर का इन लाइनों में वो सरकास्टिक है, व्यंग्यात्मक है। ऐसा क्यों है? ही कंपेयर्स अंडरस्टैंडिंग अ पोएम टू बीइंग इवन टफर देन सॉल्विंग अ सुडोकू because poems are intentionally written in a complex way to confuse the reader। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार पोएम को समझना जो है ना सुडोकू खेलने से भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जो पोएट हैं वो जानबूझ के इतने कठिन तरीके से पोएम को लिखते हैं कि जो रीडर है ना वो कन्फ्यूज हो जाए, मतलब अपनी बात को दूसरे तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं। इसीलिए इसका टोन सरकास्टिक है, यानी व्यंग्यात्मक है या ताने मारने के समान है। अब इसमें 3rd नंबर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजरी इन द पैराग्राफ 3 सच एज कर्ल अप इन अ बॉल एंड अ क्राई एंड अ जंप अप एंड डाउन विद जॉय ग्रेटली अफेक्ट्स द रीडर बिकॉज। तो यहाँ पे देखिए जो राइटर है ना उन्होंने विविड इमेजरी को, अलग अलग प्रकार के चित्रात्मक शब्दों का यूज किया है, जैसे कि कर्ल अप इन अ बॉल एंड अ क्राई, कि अपने आप में गूंथ जाना और रोने लगना, और है जंप अप एंड डाउन विद जॉय, और खुशी के मारे उछल कूद करने लगना। तो इससे रीडर के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इन शब्दों से विजुअल इफेक्ट पैदा होता है, लोगों को ऐसा लगने लगता है कि किसी चीज़ को वो देख रहे हैं, जिससे जो राइटर कहना चाहते हैं ना वो ज़्यादा प्रभावकारी, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसी को इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे। इट जनरेट्स अ विजुअल इफेक्ट दैट कैन बी इजली इमेजिन बाय द रीडर इन द राइट इंटेंसिटी, कि ये जो है ना विजुअल इफेक्ट को पैदा कर रहे हैं जो कि एक सही मात्रा में रीडर की इमेजिनेशन के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट्स ए टू ई बिलो, आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ इंटोनिम्स। तो देखिए यहाँ पे इंटोनिम्स के 2 सेट हमको बताने हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ए है इंट्रिग्यूइंग एंड ऑफ पुटिंग। तो देखिए इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है किसी चीज़ में घुस जाना, इंटरेस्टेड हो जाना, और ऑफ पुटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टेड ना होना, पसंद ना करना। तो ये दोनों एंटोनिम्स होंगे, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट हुआ इसका। बी देखिए, डिसिफरिंग एंड इंटरप्रीटिंग। देखिए डिसिफरिंग और इंटरप्रीटिंग दोनों का मतलब होता है जिस चीज़ को हम जान नहीं पा रहे हैं, डिकोड को कोड करना, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको समझ पाना।
तो ये दोनों के दोनों सिनोनिम होंगे, इसीलिए बी जो है ना इसका नहीं होगा। सी देखिए, अप्रिसिएट एंड अप्लाड। तो अप्रिसिएट का मतलब भी है किसी को शाबाशी देना, पसंद करना, और अप्लाउड का मतलब भी है किसी चीज़ को प्रशंसा करना। ठीक है, दोनों के दोनों सिनोनिम होंगे, तो सी भी इसका नहीं होगा। डी देखिए, सिंपल एंड चैलेंजिंग। सिंपल माने होता है साधारण, और चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौती से भरा हुआ। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, तो इसका ये डी भी होगा। ठीक है, और ये देखिए, इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस का मतलब भी होता है भावनाएं, और फीलिंग्स का मतलब भी होता है भावनाएं। ये दोनों सिनोनिम होंगे, तो इसीलिए इसमें जो टू सेट्स ऑफ एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है ये इंट्रिग्यूइंग एंड आप पुटिंग, और दूसरा है डी सिंपल एंड चैलेंजिंग। अब इसमें फिफ्थ नंबर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, कि सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है। वी कैन से दैट द ऑथर्स टोन बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोइट्री, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि जो ऑथर का टोन है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव हो जाता है जब वो अनोखे पोएम्स के बारे में डिस्कस करते हैं एज कंपेयर टू बाकी पोइट्री के। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण क्या है कि वो ये मानते हैं कि जो वियर्ड पोएम्स होते हैं, डाउन राइट वियर्ड पोएम्स होते हैं, उसमें पोएट जो है ना वो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि राइट इंटेंसिटी में इमोशंस को पैदा करते हैं रीडर के अंदर में। ठीक है, तो इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है। He admits that downright weird poems put the readers in a sense of bewilderment due to the use of figurative language that the reader can appreciate their uniqueness। तो देखिए, वो एडमिट करते हैं कि जो अनोखे पोएम होते हैं वो रीडर के मन में एक अचंभा का भाव पैदा कर देते हैं अपने फिगरेटिव लैंग्वेज के द्वारा, और जो रीडर है ना उनकी खासियत को अप्रिशिएट किए बिना, माने बिना नहीं रह सकता। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडिंग पोइट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। तो देखिए, जो पैसेज को हमने पढ़ा हुआ है उसके अनुसार हमको एग्जामिन करना है 40 वर्ड्स में कि किस प्रकार से पोइट्री को पढ़ना जो है ना वो नए शहर को घूमने के बराबर है। तो देखिए, नए शहर को घूमने के लिए हमारे मन में इंटरेस्ट होना चाहिए, जो नई नई चीज़ें हमको मिलेंगी उनको देखने का और समझने का और महसूस करने का जज्बा होना चाहिए, और जो चुनौती हमको मिलेगा, जो चैलेंजेज मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिमिलरली उसी प्रकार से पोइट्री को पढ़ने पे भी हमको नए नए एहसास होते हैं, नया नया चैलेंज मिलता है, उन सब को हमको एक्सेप्ट करना होता है। अगर उसको हमको सही ढंग से समझना है और महसूस करना है तो इन्हीं चीज़ों को इसके आंसर में हमको लिखना है। एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी रिक्वायर्स एन ओपन माइंड एंड अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट, वाइल स्टडिंग पोइट्री रिक्वायर्स बीइंग रिसेप्टिव टू डाइवर्स स्टाइल्स एंड अप्रोचेज एंड ओपन टू बीइंग चैलेंज्ड एंड सरप्राइज्ड बाय व्हाट यू डिस्कवर। तो देखिए, नए सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन माइंड होना चाहिए और सेंस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे कि हम समझ चुके हैं। सेम उसी प्रकार से पोइट्री को पढ़ने के लिए हमको अलग अलग स्टाइल और अप्रोचेज को स्वीकार करने की योग्यता होनी चाहिए और ओपन होना चाहिए। कोई भी प्रकार का चैलेंज या सरप्राइज हमको आता है उसके लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाई हिनास एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पे केस दिया हुआ है, उसमें से हमको बताना है कि हिना के एक्सपीरियंस से हमको क्या मैसेज यहाँ पे मिला हुआ है। हिना स्पेंड्स आवर्स ट्राइंग टू एनालाइज अ पोएम फॉर हर असाइनमेंट एंड फाइनली फील्स अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड प्राइड वंस ही अंडरस्टैंड्स। तो हिना जो है ना एक पोएम को एनालाइज करने के लिए जो उसको असाइनमेंट में मिला हुआ है कई घंटों से कोशिश कर रही है, और आखिरकार उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है और उसको गर्व होता है जब इसको वो समझ जाती है। अब इसमें ऑप्शन ये देखिए, ओनली दोज विद नेचुरल टैलेंट फॉर पोइट्री शुड एंगेज विद इट, कि केवल वही लोग जिनमें प्राकृतिक तौर पे पोइट्री को समझने का टैलेंट होता है वही लोग इसमें एंगेज हो सकते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। बी है, परसिस्टेंस मेक्स स्टडिंग पोइट्री अ रिवार्डिंग परस्यूट। बिल्कुल यही है कि अगर आप कंटिन्यू एफर्ट करते हैं तो पोइट्री को पढ़ना जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनाम देने वाला आपके लिए साबित होगा। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही इस केस में हम समझ पाए हैं कि हिना जो है ना लगातार उसको एनालाइज कर रही है घंटों तक, और बाद में उसको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट और प्राइड फील होता है जब उसको समझ जाती है। सी देखिए, स्टडी ऑफ पोइट्री इज ग्रांटेड टू इम्प्रेस अदर्स। इसमें कोई गारंटी वाला बात नहीं है कि अगर आप पोइट्री को पढ़ते हैं तो इसमें कोई गारंटी तो है नहीं कि आप दूसरे को इम्प्रेस कर पाएंगे, तो सी इनकरेक्ट होगा।
डी देखिए, द एफर्ट्स ऑफ स्टडिंग पोइट्री इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवार्ड्स गेन। बिल्कुल गलत है ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर आप पोइट्री को पढ़ने में जो एफर्ट लगाते हैं उतने ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा, है ना। यूनिवर्सली तो होगा नहीं कि कम रिवार्ड मिले, इसीलिए इसका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका आखिरी क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिए, काफ़ी नया टाइप का क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन्स डिस्प्ले इन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल कॉम्प्लेक्स इमोशनली चार्ज्ड डाउन राइट वियर्ड पोयम। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ना कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक बार इसको आप पढ़िए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो इसका आंसर आपको दिख जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अ न्यू डे बिगिंस, अ फ्रेश स्टार्ट, बर्ड्स अचीव, नेचर वेक्स अप, अ पीसफुल फीलिंग इन माई हार्ट। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो सूर्य है ना वो पूर्व से उदय हो रहा है, नया दिन शुरू हो रहा है, एक नया शुरुआत है, पक्षी चहचहा रहे हैं, प्रकृति जाग रहा है और मेरे हृदय में काफ़ी शांति का एहसास हो रहा है। तो ये किस टाइप का पोयम है? एकदम सिंपल पोयम है, इसमें ना वर्ड्स में किसी प्रकार का कोई कम्प्लेक्सिटी है, ना इमोशनली आपको चार्ज कर रहा है, ना इसमें कोई फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये सिंपल हो जाएगा, है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, जो कि अनसीन पैसेज का फैक्चुअल पैसेज वाला पार्ट है। इसमें भी जो स्ट्रेटजी हमको अपनाना है ना, उसमें सबसे सिंपल क्या है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग रीड करें। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 एंड 2। तो देखिए जो एनोलॉजी है उसको हमको कंप्लीट करना है पैराग्राफ 1 और 2 को पढ़कर। तो पैराग्राफ 1 और 2 को पढ़ते हैं, फिर इस एनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज हैज़ कॉज्ड वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि जो ग्रीन एरियाज हैं, धीरे धीरे जो ग्रीन एरियाज कम होते जा रहे हैं, लोग उसमें कंक्रीट के स्ट्रक्चर यानी घर वर बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को पैदा कर रहा है। पीपल स्क्वीज्ड बिटवीन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर लुकिंग फॉर वेरियस वेज टू मीट देयर लॉन्गिंग फॉर ग्रीन। अब लोग जो है ना कंक्रीट स्ट्रक्चर के बीच में दब चुके हैं, स्क्वीज हो चुके हैं, और जो उनको ग्रीन की ज़रूरत है, जो हरियाली की ज़रूरत है, इसके लिए अलग अलग उपाय वो तलाश रहे हैं। वन ऑफ द वेज टू डू सो इज वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स। और एक तरीका है इसका वर्टिकल गार्डन्स क्या होता है, जो हम दीवार की तरह ऊंचाई में गार्डनिंग करते हैं, और दूसरा है ग्रीन वॉल्स, जहाँ पे वॉल्स को हम लोग ग्रीन करते हैं या ग्रीनरी लाते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग्स इज अ यूनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इन अ वर्टिकल पोजिशन आर अपवर्ड, जैसे कि मैंने बताया, rather than in the traditional method of planting them on the ground. The purpose of vertical gardens and green walls, which arises from the studies of different disciplines, landscape architects, engineers, etc., is to close the cold image of concrete and increase the visual value. तो देखिए जो पर्पज है वर्टिकल गार्डन्स का, ग्रीन वॉल्स का, वो अलग अलग स्टडीज़ के जो डिसिप्लिन है, जैसे इसमें बताया है कि जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर लोग होते हैं, उनका एक ही में होता है कि जो कंक्रीट का कोल्ड इमेज है, जो गंदा इमेज होता है केवल कंक्रीट को देखने से, उसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, और उसके जगह जो विजुअल वैल्यू है, देखने का जो महत्व है, उसको बढ़ाया जाए। इन दिस सिस्टम्स नेचर एंड स्ट्रक्चर्स आर इंटीग्रेटेड एंड दस अर्बन एरियाज एंड द डिजायर्ड इन्वायरमेंट हैव बिकम इंटरट्विन्ड। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है और जो नेचर है वो आपस में जुड़ जाता है अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, और जो डिजायर्ड इन्वायरमेंट है कि एक तरफ शहर भी रहे और एक तरफ नेचुरल इन्वायरमेंट भी रहे, ये आपस में गूंथ जाता है, जुड़ जाता है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि वी कैन से दैट द सिचुएशन ऑफ पीपल लिविंग इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इज कंपेरेबल विद अ फिश लिविंग इन अ फिश बॉल। तो देखिए जो फिश होता है, मछली होता है, एक कांच के बर्तन में वो रहता है, तो बिल्कुल इंसान भी जो रह रहा है आज कंक्रीट स्ट्रक्चर के बीच में, उस मछली की तरह है जो कि फिश बॉल में रहता है। और वर्टिकल गार्डन बिल्कुल उसी की तरह है। एंड द नीड फॉर वर्टिकल गार्डन्स टू द नीड फॉर डेकोरेशन इन द फिश बॉल, बिकॉज जिस प्रकार से वो जो मछली का बर्तन होता है उसमें डेकोरेशन के लिए हम लोग छोटा छोटा प्लांट डालते हैं, पत्थर डालते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से वर्टिकल गार्डन्स है। ऐसा क्यों है? तो देखिए ऐसा इसलिए है कि अर्बन इन्वायरमेंट में अगर हमको खूबसूरती को लाना है, नेचर को लाना है, तो किसी न किसी प्रकार के आर्टिफिशियल ग्रीनरी को हमको लाना पड़ेगा। उसका एक साधन वर्टिकल गार्डन भी है, और वर्टिकल गार्डन भी उसी प्रकार से शोभा को बढ़ाएगा जिस प्रकार से फिश को
एक नेचुरल इन्वायरमेंट का एहसास करवाता है जो फिश बाल के अंदर में डेकोरेशंस है वो। अब देखिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखें। टू इमिटेट अ नेचुरल हैबिटेट फिश रिक्वायर्स डेकोरेशंस लाइक प्लांट्स और रॉक्स। तो देखिए जो प्राकृतिक वातावरण है ना, नेचुरल हैबिटेट है, उसको इमिटेट करने के लिए मछली को भी ज़रूरत होता है डेकोरेशन का, जैसे कि प्लांट्स और रॉक्स, जो कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में पानी के अंदर में रहते हैं। उसी प्रकार से देखिए टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज नीड टू इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंट, कि अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनको भी अपने वातावरण को सुधारने की ज़रूरत है। देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड बाई ग्रीन स्पेसेस लाइक वर्टिकल गार्डन्स। उनका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो सकता है अगर उनके आसपास ग्रीन स्पेसेस हों, जैसे कि वर्टिकल गार्डन्स होते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2। तो जो पैराग्राफ 2 को पढ़ के हमने समझा है उसके ऊपर जो ब्लैंक है ना उसको हमको यहाँ पे भरना है। द स्टेटमेंट दैट अर्बन स्पेसेस हैव बिकम मोर क्लोजली कनेक्टेड with the desired natural surroundings through the incorporation of nature and structures in vertical gardens and green walls is a। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि जो स्टेटमेंट है कि अर्बन स्पेसेस जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, डिजायर है नेचुरल सराउंडिंग का। और इसका तरीका क्या है कि नेचर को इनकॉर्पोरेट किया जाए, किसके रूप में, वर्टिकल गार्डन के स्ट्रक्चर्स के रूप में और ग्रीन वॉल्स के रूप में। ठीक है, आगे देखिए इज अ ओपिनियन। देखिए यहाँ पे ओपिनियन होगा ना, इफेक्ट नहीं होगा, ये कोई फैक्ट नहीं है कि सब लोग ऐसा चाह रहे हैं या स्ट्रांगली चाह रहे हैं या हर जगह हमको दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये एक ओपिनियन है। बिकॉज इट इज अ, उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव जजमेंट और ऑब्जेक्टिव डिटेल। ये कोई ऑब्जेक्टिव माने विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड डिटेल नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्टिव जजमेंट है कि आपका सोचने का नज़रिया कैसा है इसको लेकर, इसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट में ओपिनियन हो जाएगा और सेकंड में हो जाएगा सब्जेक्टिव जजमेंट। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये बोलता है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसको 40 वर्ड्स में हमको जस्टिफाई करना है कि वाइल द सर्वे रिजल्ट सजेस्ट दैट वर्टिकल गार्डन्स में बी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज, फर्दर रिसर्च एंड इवोल्यूशन may be necessary to fully understand their effectiveness and potential drawbacks। तो देखिए ऊपर में एक सर्वे रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्वे रिजल्ट में देखिए टोटल पार्टिसिपेंट्स जो है ना 400 हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 15 पैरामीटर हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लाइफ के क्वालिटी वाले मैटर हैं उसमें स्ट्रांगली एग्री और एग्री करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और डिसएग्री करने वालों की संख्या और स्ट्रांगली डिसएग्री करने वालों की संख्या बहुत कम है ना। किसके रिलेटेड में, वर्टिकल गार्डन्स के रिलेटेड में। आगे जाके इसको पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए कि वर्टिकल गार्डन केस स्टडीज often show that though functionality should be in the foreground when vertical gardens are planned, they are generally made as a aesthetic elements in the cities underpasses and city squares and decorative elements in रेसिडेंसेस विदाउट सीकिंग फंक्शनलिटी। तो देखिए जनरली क्या होता है, जो केस स्टडी है वर्टिकल गार्डन के ऊपर उसमें दिखाता है कि इसको इस ढंग से प्लान किया जाता है कि ये सिटी के अंडरपास और सिटी स्क्वायर में पाए जाते हैं, मतलब ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ इनका उद्देश्य केवल डेकोरेटिव होता है, न कि ये हवा को साफ करने के लिए या और किसी डिजायर को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। अब 4 नंबर में देखिए एक्सपर्ट सपोर्ट दैट द विजुअल क्वालिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूजर्स। तो देखिए कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है ना, ये डिपेंड करता है कि जो यूजर है वो कितना सेटिस्फाइड है। हेंस अ सर्वे ऑफ क्वेश्चनियर वाज प्रिपेयर्ड फॉर रेसिडेंट्स ऑफ वेराइड एज ग्रुप्स फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो देखिए ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्वेश्चनियर यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। इसको आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके ऊपर ये सारे ऑप्शन हैं जो कि हम समझ चुके हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है ना, इसको आप क्लोजली पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें 40 वर्ड्स में हमको लिखना है, यही बोल रहा है कि जो क्वेश्चनियर को हमने समझा है उसके अनुसार से हमको 40 वर्ड्स में लिखना है कि जो वर्टिकल गार्डन है वो कितने इफेक्टिव हैं या उनके जो कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो देखिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखें।
True, because the majority of participants strongly agreed that vertical gardens can improve the quality of life of people in urban areas, increase air quality indoors and outdoors. तो देखिए वो जो सर्वे है क्वेश्चनियर का उसको हम पढ़ें तो हमको पता चलता है कि जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग स्ट्रांगली एग्री करते हैं या एग्री करते हैं कि वर्टिकल गार्डन्स जो है ना लोगों के जीवन स्तर को शहरी क्षेत्रों में सुधारेंगे और एयर के क्वालिटी को भी सुधारेंगे, चाहे घर के बाहर हो या अंदर हो। अब इसका ड्रॉबैक या कमियां देखिए। द सर्वे लेक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग। तो इस सर्वे में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कम है। किससे रिलेटेड कि वर्टिकल गार्डन्स का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो कैसा होगा और इन्वायरमेंट के ऊपर और लोगों के जीवन के ऊपर इसका जो पोटेंशियल प्रभाव है वो कैसा होगा। तो इसी प्रकार से 40 वर्ड्स में आपको अपना जमा के लिखना होगा इसके आंसर को। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट्स व्हिच टू कंसर्न्स शुड अ सिटी गवर्नमेंट लुकिंग टू इंस्टॉल वर्टिकल गार्डन्स एड्रेस। तो देखिए ये जो सर्वे रिजल्ट हमने देखा है उसको लेकर कौन सी जो चिंताएं एक शहरी सरकार को करनी चाहिए जो कि वर्टिकल गार्डन्स को इंस्टॉल करना चाहता है, इसको एड्रेस करना है। तो देखिए पहली चिंता तो है कि लोगों को इसका जो इफेक्ट है वो कैसा महसूस होगा, ठीक है, लोग कैसे इसके साथ रिएक्ट करेंगे या किस प्रकार से लोगों के लिए यूजफुल होगा, रियल में होगा या खाली दिखावा होगा। दूसरा क्या है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वर्टिकल गार्डन्स का और ये बहुत ज़्यादा महंगा है और इसका देख रेख भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और जटिल होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इन सब को इसके आंसर में हमको लिखना है। When planning to install vertical gardens, the city government should address these concerns. First, it is important to have a reasonable cost for installation and maintenance, जैसे कि मैंने बताया। Second है, installation area should focus on areas where driver distraction is less of a problem. कि देखिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप शहर में ऐसे जगहों पर उसको लगा दे रहे हैं जहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एक्सीडेंट बढ़ने लगेगा। इसीलिए उन जगहों पर इसको लगाना चाहिए जहाँ पे ड्राइवर का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 5 है। इन टेबल 1 द स्टेटमेंट 3 वर्टिकल गार्डन्स इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स रिसीव्ड द मोस्ट न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स विथ 51 रिस्पोंडेंट्स इंडिकेटिंग अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स। स्टेट एनीवन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे देखिए ये जो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसमें आप ध्यान देंगे तो इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स है ना, इसका जब सर्वे हुआ है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि मैक्सिमम जो 51 लोग हैं उन्होंने न्यूट्रल रिस्पांस दिया है। इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए उनको पता नहीं होगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा जो वर्टिकल गार्डन्स है उसका एयर क्वालिटी के ऊपर, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है उनको ऐसा भरोसा नहीं होगा कि इससे ज़्यादा एयर क्वालिटी में कोई सुधार आएगा। तो इन्हीं सबको इसके आंसर में लिखना है। द न्यूट्रल रिस्पॉन्स मे बी ड्यू टू पार्टिसिपेंट्स नॉट बीइंग फुली इन्फॉर्म्ड आर अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वर्टिकल गार्डन्स ऑन एयर क्वालिटी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्प्लेस द इंटरट्विन्ड सिग्निफाइज रेफरेंस पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 में जो बोलता है इंटरट्विन वो कौन सा फिगर इसमें बता रहा है। इंटरट्विन का मतलब होता है आपस में गुथा हुआ। तो देखिए ये जो है ना गुथा हुआ नहीं है। सेकेंड जो है यहाँ पे देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे देखिए गुथा हुआ है। थर्ड भी गुथा हुआ नहीं है, फोर्थ भी नहीं है और फिफ्थ भी नहीं है। तो इसमें गुथा हुआ क्या है, केवल और केवल सेकेंड है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली सेकेंड। जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन इसमें कि इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम पैराग्राफ 1 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड विथ इट्स मोस्ट लाइकली इंटोनिम। इसके इंटोनिम को हमको बताना है, ठीक है, माने इसका उल्टा हमको बताना है। वर्टिकल गार्डनिंग इज अ यूनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग। यूनिक माने जो एकदम अलग हो, स्पेशल हो, खास हो, ठीक है ना। तो गार्डनिंग का एक यूनिक मेथड है बोलता है। तो इसको अगर हम लोग इसका एंटोनिम लिखेंगे यूनिक का तो होगा स्टैंडर्ड मेथड, मतलब जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है एन इनडिफिनिट। तो ये तो नहीं होगा इनडिफिनिट, ये तो इसका एंटोनिम होगा ही नहीं यूनिक का, इनडिफिनिट। एन एक्सक्लूसिव। तो देखिए यूनिक और एक्सक्लूसिव दोनों लगभग सेम मीनिंग करते हैं, तो भी नहीं होगा। कंबाइंड माने जुड़ा हुआ, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन पर वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशंस सच एज कम्युनिटी गार्डन्स और पार्क्स। इसमें हमको लिखना है कि कम्युनिटी गार्डन्स और पार्क्स के कंपेरिजन में एक क्या बेनिफिट है वर्टिकल गार्डनिंग का और एक क्या ड्रॉबैक है। तो देखिए बेनिफिट तो है कि कम जगह में इसको हम कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं
जबकि जो कम्युनिटी गार्डन है, पार्क है, वो घर के अंदर नहीं होगा। और ड्रॉबैक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, खर्चीला है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इसको करना पड़ता है। तो इसी को इसके आंसर में लिखेंगे। वन बेनिफिट ऑफ वर्टिकल गार्डन ओवर अदर ग्रीन स्पेसेस इज दे आर परफेक्ट फॉर अर्बन सेटिंग्स विथ लिमिटेड स्पेस बिकॉज दे कैन बी डिप्लॉयड इन स्मॉल स्पॉट्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कम जगहों में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्पेस पे इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अर्बन इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके बाद ड्रॉबैक देखिए। वन ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल गार्डन ओवर अदर ग्रीन स्पेसेस इज इंस्टॉलेशन एंड अपकीप एक्सपेंसेस could be more than those associated with other types of green spaces। तो जो बाकी टाइप के ग्रीन स्पेसेस हैं, जैसे कि जो नॉर्मल पार्क होता है, उसके कंपेरिजन में इसका इंस्टॉलेशन भी महंगा होता है और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द पैसेज। कि जो मेन टेक अवे है, क्या सीख मिल रहा है इस पैसेज को पढ़ने का, उसको इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, ये मिलेगा हमको लास्ट पार्ट में। द स्टडी एक्नॉलेज्ड दैट वर्टिकल गार्डनिंग हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन सस्टेनेबल एरियाज एंड फर्दर रिसर्च शुड एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग। तो देखिए, ये स्टडी हमको बता रहा है कि वर्टिकल गार्डन जो है ना, उसमें एक बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो अर्बन स्पेसेस है उसको ग्रीन और सस्टेनेबल एरिया में कन्वर्ट कर दे। लेकिन और ज़्यादा रिसर्च का ज़रूरत है ताकि इसके टोटल इम्पैक्ट को हम इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन वेलबींग के ऊपर, कि इंसानों के ऊपर कितना अच्छा इसका प्रभाव है, उसको समझ सकें। इसके लिए और ज़्यादा रिसर्च का हमको ज़रूरत है। अब चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि वर्टिकल गार्डनिंग हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट और ह्यूमन वेलबींग। ये तो हमने नहीं समझा कि इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट और ह्यूमन वेलबींग के ऊपर। बी है, वर्टिकल गार्डनिंग इज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट कैन ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन एरियाज। बिल्कुल यही हमने अभी पढ़ के समझा है कि जो वर्टिकल गार्डनिंग है वो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है अर्बन स्पेसेस को ग्रीन एरियाज में। सी देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रोली एक्सप्लोर्ड। ऐसा नहीं है, और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है जो हमने पढ़ा हुआ है। और डी है, द स्टडी नीड्स टू इंक्लूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम हार्टिकल्चर फर्म्स टू ऑफर एनी रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है ना। तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है कि कोई हार्टिकलर का फर्म आएगा, हार्टिकल्चरल फर्म आएगा और ज़्यादा रिकमेंडेशन करेगा अलग से रिसर्च के लिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है, जिसमें टोटल मार्क्स 20 है। इसमें ग्रामर में टोटल 10 मार्क्स हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है वो 12 है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। एक लेटर का यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है, हिस्सा दिया हुआ है। ब्रैकेट में जो वर्ड है हाईलाइट, इसका करेक्ट जो फॉर्म है ना, वो यहाँ पे हमको भरना है। तो इसको पढ़ते हैं। डियर सर, दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट ब्लैंक हाईलाइट द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करेंट ईयर। अब देखिए, इसमें एक मज़ेदार बात है। इसमें बोलेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट इसमें काफ़ी लंबा दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में लेटर को ही हमको सब्जेक्ट मान के चलना है। और लेटर को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में हाईलाइट जो है ना, वो हाईलाइट्स हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर। तो देखिए, इसको हम लोग हटा देंगे तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट। ठीक है ना। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट का मतलब हो गया कि लेटर जो है वो सिंगुलर हो गया और थर्ड पर्सन है, इसीलिए वर्ब के साथ में एस और ये जो लगता है सिंपल प्रेजेंट में, उस रूल के कारण यहाँ पे हाईलाइट का क्या हो जाएगा, हाईलाइट्स हो जाएगा। तो इसको ऐसा पढ़ेंगे कि डियर सर, दिस इज with reference to committee's letter of recommendation that highlights the nominations for safe residential area award for this current year। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि एक रेसिपी रिव्यू आर्टिकल से लिया गया है। इसमें एरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन को सेंटेंस में हमको करके यहाँ पे लिखना है। क्या करेक्शन होगा उसको,
इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। ठीक है, जो आंसर है ना उसको कॉपी में आपको ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है इरर और करेक्शन वाला जो एक बॉक्स सा बना हुआ है, इसको आंसर शीट में लिख के ऐसे ही इरर की जगह में इरर लिखना है और करेक्शन की जगह में करेक्शन लिखना है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। इसमें पैंग्स एट बे इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को काबू में रखना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो डिलाइटफुल रेसिपी है, मतलब ये जो स्वादिष्ट रेसिपी है वो निश्चित तौर पे तुम्हारे भूख को काबू में रखेगा, क्योंकि इसमें जो मसाले हैं वो काफ़ी नियमित मात्रा में हैं, बैलेंस्ड हैं, और इसका फ्लेवर जो है ना वो भी ओरिएंटल है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मस्ट जो यूज हो रहा है ना वो गलत है। कि कोई भी रेसिपी चाहे वो कितना भी डिलाइटफुल क्यों ना हो, वो किसी के भूख को काबू में रखेगा ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। वो काबू में रख सकता है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ ओब्लिगेशन है ना वो मस्ट को यूज करके काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे क्या होगा, विल होगा। ठीक है, तो यहाँ पिरर में हमको मस्ट लिखना है और करेक्शन में विल लिखना है। तो विल और मस्ट को लेकर जो नियम है, जो मॉडल वर्ब से के नियम है ना उसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, पैंग्स एट बे मीन्स टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम काजिंग प्रॉब्लम्स। पैंग्स एट बे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे इस केस में भूख को कंट्रोल करना ताकि भूख से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद विल और मस्ट को देखिए, इसको अच्छे से समझिए कि विल एंड मस्ट आर बोथ मॉडल वर्ब्स दैट एक्सप्रेस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। विल और मस्ट दोनों मॉडल वर्ब हैं, वो अलग अलग डिग्री ऑफ ऑब्लिगेशन या ज़रूरत को एक्सप्रेस करते हैं। विल एक्सप्रेसेस अ लाइकलीहुड और प्रिडिक्शन ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर, while must expresses a stronger sense of obligation or necessity। तो देखिए विल जो है ना जो भविष्य में होने वाला है कोई भी चीज़ उसको बताता है, एक प्रकार का प्रिडिक्शन करता है आशावादी सोच के साथ कि हो जाएगा करके। लेकिन मस्ट जो है ना हो ही जाएगा इस प्रकार के सेंस को बताता है। तो यहाँ पे इसीलिए विल यूज होगा, मस्ट यूज नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी। अभिलाष और नेहा के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ था जब इनॉग्रेशन के लिए लोग मिले थे नेहा के डांस एकेडमी में। रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन, अभिलाष के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। क्या तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुमको इस वेंचर में मतलब डांस एकेडमी में हेल्प कर रही है, इसको हमको रिपोर्ट करना है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे रिपोर्ट करते हैं, इससे जुड़े रूल्स क्या हैं और कितने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इसमें हो सकते हैं, चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि कोई भी सेंटेंस इस टाइप का आता है तो उसको बड़ी इजी वे में आप रिपोर्ट कर सकें और पूरा का पूरा नंबर आपको मिले। अब इसको समझने के लिए इन सेंटेंसेस को देखिए। पहला सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू माई हाउस। तो देखिए, क्या तुम मेरे घर जा रहे हो। तो इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है तो जब इसको रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग इफ़ का यूज करेंगे। इफ़ या वेदर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली इफ़ का यूज करते हैं। तो इसका रिपोर्ट कैसे करेंगे, किसी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू हर हाउस। बाकी जो रूल है ये चीज़ हमने अप्लाई किया है कि आर का वाज हो गया है और माई का हर हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड में देखिए, वेयर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे थे। अब इसका आंसर जो है ना वो यस या नो में नहीं दे सकता या दे सकती। इसका आंसर उसको पूरा सेंटेंस बना के बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसके आंसर सेंटेंसेस में होते हैं ना, उसमें ये जो वेयर यू गोइंग इसको हम लोग पूरा उतारते हैं, इसमें इफ वगैरह नहीं लिखते। तो यहाँ पे देखिए इसका रिपोर्ट कैसे होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद इसका रिपोर्ट करके आपको कमेंट में बताना है, वेयर हैव यू बीन। ठीक है, इसको रिपोर्ट करके आप कमेंट में बताइएगा, देखता हूँ कितने बच्चे इसका रिपोर्ट सही करते हैं। तो जो रूल है जो हमने समझा है कि जिसके वर्डी आंसर्स होते हैं उनमें हम लोग एज इट इज जो है ना उसको उतारते हैं, लेकिन जिनके आंसर यस नो में होते हैं तब वहाँ पे हम लोग इसका रिपोर्ट करने के लिए इफ का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने से पहले। और इसको एग्जांपल से समझते हैं। वुड यू लाइक टू ईट सम कप केक्स। ये डायरेक्ट स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू ईट सम कप केक्स। ठीक है, अब इसका सेकेंड देखिए, हैव यू एवर सीन द वान गो पेंटिंग्स। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका रिपोर्टेड में होगा
शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर सीन द वान गो पेंटिंग्स। ठीक है, इसमें हैव का हैड हो गया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो गया है, जो रूल है उसके अनुसार से यू का आई हो गया है। इसके बाद और एक एग्जांपल से इसको समझिए। इसमें डायरेक्ट में है कि आर यू ईटिंग यूर वेजिटेबल्स, तो इसको रिपोर्ट करेंगे कि सी आस्क्ड इफ आई वाज ईटिंग माई वेजिटेबल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद देखिए कुछ सेंटेंसेस को आप याद कर लीजिएगा कैसे इसको रिपोर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। कुड यू प्लीज शट द डोर, इसको रिपोर्ट करेंगे कि सी आस्क्ड मी टू शट द डोर। कैन यू प्लीज हेल्प मी, इसको रिपोर्ट करेंगे सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब जो हमने समझा है क्वेश्चन, उसका आंसर में हम आसानी से लिख सकते हैं इसको समझने के बाद कि अभिलाष आस्क्ड नेहा, वेदर भी लिख सकते हैं या इफ भी लिख सकते हैं। वेदर ऑब्लिक इफ हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर, यहाँ दिस का दैट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे शबनम एक लड़की है जो कि अपने मेंटर सारा से बात कर रही है अपने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। तो सारा बोल रही है कि वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, कि वो शबनम से बोल रही है कि तुमने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों चूज किया। तो शबनम आंसर कर रही है, आहा आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज़ द पोटेंशियल टू इन्हांस माई एबिलिटीज़, कि वो जो है ना इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड है, श्योरिटी के साथ में है कि जो प्रोग्राम है उसके एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग, कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है ताकि सही रिपोर्टिंग हो जाए जो ऊपर का डायलॉग हम लोगों ने पढ़ा है उसको। अब इसमें बोलता है देखिए, सारा आस्क्ड शबनम, उसके बाद ब्लैंक है जिसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम शबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज कन्विंस्ड दैट प्रोग्राम हैड द पोटेंशियल टू इन्हांस हर एबिलिटीज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना यस या नो में नहीं आएगा, इसका आंसर उसको वर्डली देना पड़ेगा, सेंटेंस बना के देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ईफ का यूज नहीं होगा, ये जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे डिड का यूज हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट है ये, तो इसका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो देखते हैं ये चारों ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सी ऑप्शन देखिए, वाई ही हैड चोजन टू पार्टिसिपेट, एक्चुअल में यहाँ पे सी होना चाहिए क्योंकि वो लड़की है, लेकिन इसमें दिया हुआ है ही, और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है माने हैड यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, वाई टू चूज टू पार्टिसिपेट ये नहीं होगा, टू चूज पार्टिसिपेशन ये भी गलत है रूल के हिसाब से, और विद हर चॉइस इन पार्टिसिपेटिंग ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा, जिससे सेंटेंस बनेगा कि सारा आस्क्ड शबनम वाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, शबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज कन्विंस्ड दैट प्रोग्राम हैड द पोटेंशियल टू इन्हांस हर एबिलिटीज। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल का वुड, कैन का कुड, मेक अ माइट और मस्ट का हैड टू। ठीक है, इसको बार बार याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ एन इशूड सर्कुलर बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मैनेजर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मैनेजर्स को एक सर्कुलर माने नियम इशू कर रहा है, उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके ये जो लाइन है ना उसको कंप्लीट करना है। अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड ब्लैंक में देखिए क्या आएगा, दैट देन दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। तो यहाँ पे देखिए दैट माने होता है वह, देन माने तब, और दिस माने यह। तो सीधी सी बात है यहाँ पे दिस होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड एंड दिस में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस होगा, है ना। दैट में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो कॉपी ऑफ प्लान है ना वो इनक्लोज्ड है, मतलब इसमें शामिल है, यहाँ पे वो मौजूद है। वो दैट तब होता है जब वो दूर में रहता, और देन माने तो तब होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। इस सेंटेंस होगा, अ कॉपी ऑफ प्लान इज इनक्लोज्ड एंड दिस में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है,
आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसमें भी एरर को हमको बताना है, कौन सा है। ये जो फॉर्मेट है उसको आपको कॉपी में लिख लेना है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि कमर्शियल कंपनीज करेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, माने ये जो है ना करेंट है, मतलब अभी प्रेजेंट में है। और यहाँ पे देखिए जो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है एम्ड, जो कि इसको पास्ट में बनाता है। तो 100% चूंकि ये करेंट में है तो वर्ब भी प्रेजेंट में होगा, पास्ट में नहीं होगा। इस में तो एम्ड होगा, इसके करेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे द कंपनी जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने पे वर्ब के बाद में एस लगता है ना, तो ये हो जाएगा AIMS। द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। ठीक है, ये इसका करेक्शन हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द क्लोजिंग लाइन फ्रॉम एन एनालिटिकल रिपोर्ट। तो देखिए, एक एनालिटिकल रिपोर्ट के क्लोजिंग लाइन में हम लोगों को एरर को फाइंड आउट करना है और करेक्शन को करना है। इन कंक्लूजन, दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन एमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। ठीक है, कि कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्टडी है वो बताता है क्या संबंध है शॉर्ट स्लीप पैटर्न में और ओवरवेट यंगस्टर्स में। अब यहाँ पे देखिए, एमंग का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में या चीज़ों के बीच में। ठीक है, और बिटवीन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ों का बात कर रहा है ये, शॉर्ट स्लीप पैटर्न और ओवरवेट यंगस्टर्स का। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एमंग नहीं होगा, एमंग की जगह में बिटवीन होगा। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर से लिखता है, उसका एक्सप्लोर होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिस स्टडी जो है ना वो सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन, जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए सही है। उसके बाद यहाँ पे एंड की जगह में आर भी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट स्लीप पैटर्न है ना, और होगा ओवरवेट यंगस्टर्स, ना कि आर होगा या नहीं होगा, यहाँ पे और होगा। उसके बाद इन और फार बोलता है, तो ये फार कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता, इन कंक्लूजन होगा किस कंक्लूजन में, न किस कंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो डी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एमंग एंड बिटवीन हैव डिफरेंट यूजेज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व। एमंग इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ 3 और मोर एंटिटीज। जैसे मैंने बताया कि एमंग का उपयोग करते हैं दो या दो से अधिक, यहाँ पे 3 या 3 से अधिक दिया हुआ है। अब मान के चलिए कि दो या दो से अधिक एंटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए उनके बीच में रिलेशनशिप को। वाइल बिटवीन इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, जबकि बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। ठीक है, उस रिलेशनशिप को बताने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एमंग की जगह में क्या होगा, वो बिटवीन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो ब्लैंक है ना उसको करेक्ट ऑप्शन के साथ में हमको भरना है, ताकि जो नैरेटिव वो कंप्लीट हो जाए। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी ब्लैंक, ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रीचर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि जो अनुभव है एक बीमार या घायल चिड़िया का नर्सिंग करने का, देख रेख करने का, वो जो है ना ब्लैंक के बाद ग्रेटफुल, उसको काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक महसूस करवा रहा है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जो दयालु होने का सभी जानवरों के प्रति में उसका महत्व क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन बोलता है फीलिंग, बी बोलता है हैविंग फेल्ट, सी बोलता है फेल्ट और डी बोलता है फील्स। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे होगा फीलिंग, है ना, क्योंकि देखिए ये जो है ना जो ग्रेटफुल इनको जो महसूस हो रहा है वो लगातार हो रहा है। ठीक है, हैविंग फेल्ट मतलब होता कि वो महसूस कर चुके थे, ये परफेक्ट में होता तो हैविंग फेल्ट तो होगा ही नहीं। और फेल्ट मतलब पास्ट वाला बात है, यहाँ पे तो पास्ट का कोई बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट में है। और फील से होगा नहीं, क्यों फील से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे 100% क्या होगा, फीलिंग होगा, क्योंकि वो जो ग्रेटफुलनेस है उसको ये अनुभव कर रहे हैं कंटिन्यूली। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन है करेक्ट होगा फीलिंग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो पूरे के पूरे ग्रामर में तीसरा क्वेश्चन है जो कि रिपोर्ट के ऊपर है, इसलिए रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से और ध्यान से आपको करना है। वेंडर बोल रहा है इट इज़ नाइस टू सी यू सर। कस्टमर यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ
आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द वेंडर greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him। फर्स्ट वाला सेंटेंस खत्म हो गया, जिसको हमको करना है वो आगे दिया हुआ है। द कस्टमर answered in the affirmative and explained that। अब देखिए explained that के बाद में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ना, इसका टेंस क्या है, यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग हुआ है और फार का प्रयोग हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है ना वो प्रीवियस हो जाएगा और दिस का दैट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग रिपोर्ट कैसे करेंगे, पूरा सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द वेंडर greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him। द कस्टमर answered in the affirmative and explained that। इसके बाद देखिए जो आंसर है यहाँ से हमको लिखना है, unlike the previous month he had been away for quite some time that month। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन ए स्कूल न्यूज़ चैनल। तो एक स्कूल का न्यूज़ चैनल है जिसमें लाइव फीड हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है ताकि कंप्लीट हो जाए। Congratulations, change makers. The regional competition awards have been announced and our school music club blank the first prize। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट में है। अब इसके ऑप्शन देखिए, ये बोलता है हैड बीन वन, तो ये जो पास्ट है ना गलत होगा। विल विन, ये फ्यूचर है भी गलत होगा। वाज विनिंग, जीत रहा था, है ना, अभी पास्ट है ये भी गलत होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हैज वन। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा कि द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब हैज वन द फर्स्ट प्राइज, कि हमारा जो स्कूल म्यूजिक क्लब है उसने पहला पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक लाइन को कंप्लीट करना है जो कि सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग के ऊपर है। करेक्ट ऑप्शन के साथ में इसको पढ़ते हैं और करते हैं। द रिवर रन्स थ्रू यूर वेंस, कि जो नदी है तुम्हारे वेंस से बह रही है। द ट्रीज एंड माउंटेन्स ब्लैंक यूर नेम, द मून एंड स्टार्स वॉच ओवर, यू आर गाइडिंग यूर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट अवे। तो देखिए जो पूरा का पूरा इसमें सेंटेंसेस दिया हुआ है ना, ये सारे के सारे प्रेजेंट में हैं, कि जो ट्रीज हैं, जो माउंटेन्स हैं वो तुम्हारे नाम हैं, जो मून और स्टार्स हैं तुमको देख रहे हैं और तुम अपने घर की तरफ वापस गाइड हो रहे हो, और जो ड्रीम है नाइट का, है ना, वो यहाँ पे है। इस टाइप का इसका मीनिंग निकल रहा है मोटा मोटा। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन बोलता है विल काल, ये फ्यूचर तो है ही नहीं, फिर भी बोलता है काल, तो यहाँ पे देखिए काल ही होगा क्योंकि द ट्रीज एंड माउंटेन्स ये प्लूरल नाउन है। यहाँ पे डी में काल से दिया हुआ है, अगर ये सिंगुलर रहता तो ये काल से होता, लेकिन चूंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा काल। और हैड काल्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट है, पास्ट तो है ही नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन भी काल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो ग्रामर में लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन अ पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। तो यहाँ पे पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैन्यूल का एक नोट है ना, जो पैसेंजर्स के लिए है, उसमें एक एरर दिया हुआ है, उसमें हमको करेक्शन करना है। नोट है कि पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्वलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि पैसेंजर्स विल नॉट रीच। अब यहाँ पे विल का यूज कर रहा है, जैसे कि हम विल के बारे में जान चुके हैं कि ये लिस्ट अमाउंट ऑफ ओब्लिगेशन को दिखाता है, सबसे कम मात्रा के ओब्लिगेशन को दिखाता है। यहाँ पे एटलीस्ट मस्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 50% ओब्लिगेशन होना ही चाहिए कि जो पैसेंजर्स हैं ना वो एयरपोर्ट में लेट ना पहुँचें। अगर पहुँचेंगे तो क्या होगा, उनको जो बेसिक फेयर है ना उसका 5% जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे विल की जगह क्या होगा, शुड होगा। तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको कॉपी में बनाना है और इधर में क्या लिखेंगे, विल, और करेक्शन में लिखेंगे शुड। तो विल और शुड को भी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए विल इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट और एक्शन दैट इज सर्टेन टू हैपन आर इज इंटेंडेड टू हैपन, है ना, कि जो होने वाला है या जिसके होने की संभावना है। शुड इज ऑफन यूज टू इंडिकेट एन ओब्लिगेशन, ड्यूटी आर रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे शुड यूज होगा क्योंकि शुड से ये पता चलेगा कि अगर वो लेट जाते हैं तो उनको 5% जुर्माना पड़ेगा,
इसीलिए वो लेट ना जाएं। अब देखिए राइटिंग पे आ चुके हैं। इसमें राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। टोटल 10 मार्क्स हैं। इसमें लेटर राइटिंग में 5 मार्क्स है। तो चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं और देखें कि लेटर राइटिंग कैसे करें कि पूरे के पूरे नंबर हमको मिलें। कि एज वैशाली नथानी आप 214 इन रियानी अपार्टमेंट्स वैशाली स्ट्रीट दईपुर यू बिलीव दैट फार्मिंग इकोलॉजी क्लब्स एंड अपॉइंटिंग इको माइंडर्स यूनिवर्सिटी कैन एड इन द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। Write a letter to the MLA of your city area in about 120 words suggesting the need to form such clubs. Share their importance and implications. Recommend the involvement of resident volunteers for implementation of eco club activities that nurture and protect the local ecosystem. तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अपने आप को आपको वैशाली नथानी मानना है और एड्रेस है आपका 214 इंद्रायणी अपार्टमेंट्स वैशाली स्ट्रीट दईपुर। आपका विश्वास है कि इकोलॉजी क्लब बनाने से और इको माइंडर्स को आपके सिटी में अपॉइंट करने से जो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन है नेचर का, माने प्रकृति की जो सुरक्षा है और समृद्धि है वो बढ़ेगा। आपको अपने एरिया के एमएलए को लेटर लिखना है 120 वर्ड्स में और उनको सजेस्ट करना है कि इस प्रकार के क्लब से बनाने की ज़रूरत है और उनको बताना है कि जो इम्पोर्टेंस है और इम्प्लीकेशंस है इस प्रकार के क्लब का वो कैसा है। आपको रिकमेंड भी करना है कि जो रेसिडेंट वॉलंटियर्स होते हैं, जो स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये जो इको क्लब की एक्टिविटीज़ हैं उनसे नर्चर किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके लोकल इकोसिस्टम को। तो इसके ऊपर चलिए देखिए कि किस प्रकार से हम लोग लेटर लिखें। तो ये लेटर टू एमएलए वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जो सेंडर्स है, भेजने वाला है, उसका एड्रेस लिखना होता है। इसमें है 124 इंद्रियानी अपार्टमेंट्स वैशाली स्ट्रीट दईपुर। फिर उसके बाद एक स्पेस देते हैं, फिर डेट डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट डाला हुआ है, आपको इसमें एग्ज़ाम का डेट डालना है 21 अगस्त 2023। इसके बाद आपको जिसको आप भेज रहे हैं उनको एड्रेस करना है। तो इसमें भेज रहे हैं एमएलए को। यहाँ पे लिखेंगे टू द एमएलए केलो विहार कॉलोनी दईपुर। यहाँ पे देखिए जो केलो विहार कॉलोनी की जगह में आप कुछ भी इमेजनरी एड्रेस दे सकते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट में देखिए सजेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग इकोलॉजी क्लब्स। जो हमारा सजेशन है उनको उसको सब्जेक्ट में काफ़ी प्रिसाइज में और छोटे वर्ड्स में हमको लिखना है। फिर इसके बाद लिखेंगे सैल्यूटेशन करेंगे, डियर सर अब्लिक मैडम। फिर यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे लेटर को मैंने 3 पैरा में बांटा हुआ है। फर्स्ट पैरा में लिखेंगे कि विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट I am writing this letter to bring your attention the pressing need for the formation of ecology clubs in our city. Given the accelerating environmental challenges, establishing such clubs with dedicated eco-minders can significantly contribute to the preservation and conservation of our precious natural resources. अब इसमें देखिए इसमें जो भी मैंने वर्ड्स यूज किए हुए हैं ना, वो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वहाँ से मैंने लिए हुए हैं ताकि हम क्वेश्चन से भटके नहीं। अब इसके सेकंड पैरा में लिखेंगे कि इकोलॉजी क्लब्स प्ले अ पिवटल रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज, फॉस्टरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इनिशिएटिंग लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स। आई अर्ज यू टू कंसिडर इंकरेजिंग रेसिडेंट वॉलंटियर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दीज क्लब्स, इंश्योरिंग द एंगेजमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी इन नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर लोकल इकोसिस्टम। Your support in this matter is crucial for a sustainable and a greener future for Daipur. I believe that together we can make a positive impact on our environment. ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले बताया उनको कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चैलेंज आ रहा है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को हमने वैसे ही बताया जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब लास्ट में देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर दिस सजेशन टू इंश्योर बेटर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। उसके बाद इंड करेंगे यूअर सिंसियरली। याद रखिएगा यहाँ पे यूअर से मैं ना एपोस्ट्रोफ आपको नहीं लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। तो जो नाम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है वैशाली नथानी और नीचे में लिखेंगे अ कंसर्न रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं लेटर टू एमएलए में, तो मान के चलिएगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर मिलेगा। अब इसमें आर वाला क्वेश्चन 4 भी देखिए। एज अरमान खान द स्कूल लिटरेरी कैप्टन ऑफ उज्ज्वल एकेडमी ओल्ड सिटी किलादारबाद, यू बिलीव दैट लैंग्वेजेज कैन हेल्प ब्रिज रीजनल डिवाइड्स एंड प्रमोट यूनिटी। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स
suggesting the introduction of an online regional language learning program managed and run by the Student Council and language clubs in the city. The program aims to help residents who have recently relocated to a new region in picking up the local language, organically share the importance and credibility of such a program and suggest a feasible way to execute it along with possible activities. तो देखिए लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोलता है कि आप अरमान खान हैं, आप स्कूल लिटरेरी कैप्टन हैं उज्ज्वल एकेडमी में। आपका जो शहर है ओल्ड सिटी किलादारबाद है। आपका भरोसा है कि जो लैंग्वेज हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जो डिवाइड है उसको ख़त्म कर सकता है, यूनिटी को बढ़ा सकता है। आपको एक नेशनल डेली के एडिटर को 120 वर्ड्स में लेटर लिखना है। उनको सजेस्ट करना है कि वो अपने पेपर में पब्लिश करें एक ज़रूरत को। जो ज़रूरत क्या है? ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम का, जो कि मैनेज होगा, रन होगा स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा और जो लैंग्वेज क्लब हैं शहर में उनके द्वारा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य होगा कि जो रेसिडेंट अभी अभी किसी दूसरे क्षेत्र से आए हैं वो लोकल लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें। देखिए ये जो प्रोग्राम है उसके इम्पोर्टेंस और क्रेडिबिलिटी को आपको समझाना है, साथ ही साथ एक फिजिबल वे उनको बताना है ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ को सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो चलिए देखिए लेटर टू एडिटर में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आंसर करें ताकि पूरा का पूरा नंबर हमको मिले। देखिए इसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है। इस केस में है उज्ज्वल एकेडमी ओल्ड सिटी किलंदरबाद। इसके बाद होता है डेट। इस केस में मैंने जो डेट है अपने मन से डाला हुआ है, आप एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे डालेंगे, ये है 30 दिसंबर 2023। इसके बाद सेंडर्स एड्रेस होता है। तो देखिए इसमें नेशनल डेली का नाम नहीं दिया हुआ है तो मैंने इमेजिनरी अपने मन से लिखा हुआ है। अगर नाम दिया रहता तो नाम हम यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पे क्या है कि द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया किलो विहार किलंदरबाद। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स। इसको हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन देंगे, डियर सर मैडम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये जो कि पूरा का पूरा लेटर है मैंने 3 पैरा में लिखा हुआ है, तो आपको भी इस टाइप से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले पैरा में लिखेंगे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिपोर्टेड न्यूज़पेपर आई विश टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम इन आवर सिटी। It is my belief that languages can assist in bridging regional divides and promoting unity by participating in this program. Residents who have recently moved to a new region can naturally learn the local language, build a positive relationship with the locals, and foster mutual understanding. तो देखिए इसमें मैंने जो प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और किस टाइप का सॉल्यूशन मैं चाहता हूँ उसको मैंने अच्छे से एड्रेस किया हुआ है। इसी प्रकार से आपको इसको प्रैक्टिस करके लिखना है। अब इसके सेकंड में देखिए दीज रेसिडेंट्स कैन लर्न द लोकल लैंग्वेज ऑर्गेनिकली थ्रू दिस ऑनलाइन प्रोग्राम दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रन बाय स्टूडेंट काउंसिल एंड लैंग्वेज क्लब्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. दिस प्रोजेक्ट मे ओनली बी हेल्ड ऑन वीकेंड्स व्हिच विल अलाउ इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट विदाउट इंटरफियरिंग with their work or academic obligations. To make this training more interesting, one might engage in activities like language exchange programs, cultural events and online group discussions. ठीक है, उसके बाद देखिए जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है इसमें हम लोग लिखेंगे कि by writing my letter in your Delhi's columns, I am to encourage the community to support this initiative because it has the ability to unite people, advance language skills and strengthen बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो देखिए हमने पूरी तरह से इसको कंक्लूड कर दिया। फिर इसके बाद इंड करेंगे यूएस टोली अरमान खान कैप्टन लिटरेरी क्लब। तो देखिए इस प्रकार का अगर आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो मान के चलिएगा कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एनालिटिकल पैराग्राफ से है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बोलता है कि सिरिंग ऑफ क्लास 10th इज कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर स्कूल कैप्टन in the upcoming student council elections. Given below is her character traits graphic shared in the public domain by the school counselor for the awareness of student voters at school. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सिरिंग जो है ना क्लास 10 की स्टूडेंट है और वो जूनियर स्कूल कैप्टन के पोस्ट के लिए इलेक्शन में भाग लेना चाहती है, जो कि आने वाला इलेक्शन है स्टूडेंट काउंसिल का। यहाँ पे देखिए उसके करेक्टर ट्रेट का ग्राफिक दिया हुआ है जिसको स्कूल काउंसलर ने स्टूडेंट वोटर्स के अवेयरनेस के लिए पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके ट्रेड्स दिए हुए हैं ना उसी के हिसाब से हमको
उसके सपोर्ट में या अपोज में एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, फिर सपोर्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रेड हम लोग लें, और अपोज में भी उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ऑल सीरिंग्स पीर्स हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स एनालाइजिंग दीज ट्रेड्स टू एदर सपोर्ट और अपोज हर कैंडिडेचर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि सारे उसके जो पीर्स हैं उनको बोला गया है कि वो एक पैराग्राफ लिखें 120 वर्ड्स में, या तो उसको सपोर्ट करें या अपोज करें, लेकिन किसके अनुसार, ये जो ट्रेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके अनुसार उसके कैंडिडेचर को अपने मन से नहीं लिखना है। एज वन ऑफ हर पीर्स राइट दिस एनालिटिकल पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग सम ऑफ द ट्रेड्स दैट सपोर्ट योर एनालिसिस। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप भी उसके एक साथी हैं, आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, इसमें से कुछ ट्रेड को यूज करते हुए या आप सपोर्टिंग में लिख सकते हैं या अपोजिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इसको ऐसा शुरू करेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव सीरिंग पोसेसेस डज नॉट पोसेसेस द नेसेसरी ट्रेड्स टू बी अ स्कूल कैप्टन, और इसको इंड में लिखेंगे कि फॉर दीज रीजन्स आई बिलीव सी हैज डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू बी अ गुड स्कूल कैप्टन एंड आई सपोर्ट ऑब्लिक अपोज हर कैंडिडेचर। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सपोर्ट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट में देखिए कौन कौन से ट्रेड दिए हुए हैं। सबसे तो अच्छा ट्रेड बीच में दिया हुआ है कि हेल्प हिज पीर्स इन देयर डिफिकल्टीज एकेडमिक और पर्सनल, कि वो सबकी मदद करती है। उसके बाद देखिए मेंटेन्स डिसिप्लिन स्टडी रूटीन, कि अच्छा स्टडी रूटीन को मेंटेन करती है। फोकसेस ऑन एक्सीलेंट आउटकम्स, वो फोकस करती है एक्सीलेंट आउटकम के लिए। एग्जिबिट्स गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एग्जिबिट करती है। और उसके बाद देखिए बिलीव्स इन वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि वो अपने को सब में मानती है और सबको अपने में मानती है। वर्क्स हार्ड टू अचीव गोल्स, और कठिन मेहनत करती है गोल पाने के लिए, ठीक है। तो जो सारे के सारे ट्रेड्स हैं ना, वो इसके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। अब इसके अनुसार हम लोगों को लिखना है कि उसका कैंडिडेचर जो है ना काफ़ी अच्छा है। अब देखिए इसको कैसे लिखें। अब यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे इसके आंसर में कि सपोर्टिंग सीरिंग से कैंडिडेचर। एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव सीरिंग पोसेसेस द नेसेसरी ट्रेड्स टू बी अ स्कूल कैप्टन। सीरिंग इज अ सपोर्टर ऑफ द वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन पॉलिसी which is essential to building inclusivity and a feeling of community in the school. She maintains disciplined study routine and hard work ethic, demonstrates her capacity for time management and prioritization. Shearing exhibits good decision-making skills. She is sensitive but less impulsive and focuses on the quality of the work that is given to her. Her willingness to help her peers in their personal or academic difficulties demonstrate her compassion and empathy. Despite her average academic performance, her drive for recognition and her upbeat outlook will spur her on to strive for excellence. For these reasons, I believe she has the potential to be a good school captain and I support her candidature. तो देखिए इसको हमने सपोर्ट में लिखा हुआ है। अब शेयरिंग के नेगेटिव ट्रेड्स को देखिए, इसमें फर्स्ट है थ्राइव्स ओनली ऑन एप्रिसिएशन, सेकेंड है इज लेस इम्पल्सिव बट हाईली सेंसिटिव, थर्ड है इज एन एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर। ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उसके आधार पे हमको उसके कैंडिडेचर के अपोज में पैराग्राफ को लिखना है। अपोजिंग सीरिंग से कैंडिडेचर। एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव सीरिंग डज नॉट पोसेसेस द नेसेसरी ट्रेड्स टू बी अ स्कूल कैप्टन। इट्स पॉसिबल दैट सीरिंग्स रिमार्केबल सेंसिटिविटी gets in the way of her capacity to lead effectively and make difficult decisions. Although it is admirable that she is willing to help her peers, it could also divert her attention from her duty as the school captain. She follows a disciplined study routine, yet her average academic performance raises questions about her lack of academic discipline. Additionally, her desire for recognition can lead her to put the welfare of the school community before her own needs. She is less impulsive and highly sensitive and thrives only on appreciation, so it is not possible for her to deal with all those situations which are crucial for the school's smooth functioning. For these reasons, I believe she does not have the potential to be a good school captain and I oppose her candidature. तो यहाँ पे अगर इस टाइप से आप लोग लिखते हैं एग्जाम में तो मान के चलिएगा कि एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा।
अब इसके आर में 5B वाला क्वेश्चन देखिए कि इज द कैप्टन ऑफ द स्कूल्स कल्चरल क्लब यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टडी द गिवन आइटनरी प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑर्गेनाइजिंग वेंडर। तो आप यहाँ पे स्कूल के कल्चरल क्लब के कैप्टन हैं और आपको बोला गया है कि एक टूर ऑर्गेनाइजिंग वेंडर ने एक आइटनरी प्रोवाइड किया है, उसको आप पढ़ें। अब इस आइटनरी को देखिए, A3N/2D एजुकेशनल टूर फॉर द सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स जबलपुर एंड रान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे 3 रात और 2 दिन का एजुकेशनल टूर है सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जबलपुर और रान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के लिए। अब इसमें क्या क्या है देखिए, 2 ट्रेवल एंड साइट सीइंग बाई बस, एकोमोडेशन ऑन क्वाड शेयरिंग बेसिस, 1 स्टाफ कम्प्लीमेंट्री फॉर एवरी 20 स्टूडेंट्स, बॉटल्ड मिनरल वाटर थ्रू आउट द टूर, डांस पार्टी ऑन 22 नवंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 20,000 पर हेड, प्रोविजन ऑफ टूर मैनेजर्स असिस्टेंस टू ऑल प्लेसेस। अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डे, जिस डे से टूर शुरू होगा उसके एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ये दिया हुआ है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिया हुआ है, साइट सीइंग डेस्टिनेशन एक्टिविटी दिया हुआ है और टाइम स्पेंट एट द डेस्टिनेशन कि कितना समय उस डेस्टिनेशन पे हम गुजारेंगे वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से हमको पढ़ना है। एग्जाम में आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा ना, नहीं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मिस होगा तो आपसे गलती होगा। जैसे इसमें 22 नवंबर 2023 से 8:49 AM नागपुर जंक्शन से निकल रहा है। ठीक है, और इसके बाद जिस जगह पे जाना चाहता है वो है होटल और वहाँ पे अराइव होगा ये 5:23 PM को। उसके बाद 23 नवंबर 2023 को 9 बजे होटल से निकलेगा और 10 बजे पहुँचेगा ये भंवरताल गार्डन। ठीक है, उसमें 1 घंटा रुकेगा। तो इसको आप इस प्रकार से पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में ये 4:21 पे नागपुर रेलवे स्टेशन में आके आपको फिर से ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बोलता है कि एनालाइज दिस आइटनरी टू एदर अप्रूव और रिजेक्ट द टूर प्रपोजल while focusing on the student safety, interest and physical wellness. Write this analytical paragraph in about 120 words by selecting features that support your analysis. तो देखिए इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है इस प्रपोजल को, और फोकस करना है कि जो स्टूडेंट हैं उनका सेफ्टी, इंटरेस्ट और फिजिकल वेलनेस जो है ना वो हमारे कंसिडरेशन में रहे। 120 वर्ड्स में इसमें लिखना है और जो आइटनरी दिया हुआ है उसी के सपोर्ट से हमको एनालिसिस करना है। यू में बिगिन लाइक दिस, आपको ऐसा लिखना शुरू करना है कि ये थ्रू एनालिसिस ऑफ द आइटनरी प्रोवाइडेड बाय द टूर ऑर्गेनाइजिंग वेंडर रिवील्स दैट द टूर प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तब भी आपको ये जो दिया हुआ है उसका सहारा लेना है और रिजेक्ट करते हैं तब भी इसमें जो दिया हुआ है ना उसको मेंशन करते हुए आपको उसको रिजेक्ट करना है। यू में इन लाइक दिस, और आखिरी में आपको ऐसा लिख के इन करना है, देयरफॉर द टूर प्रपोजल फॉर द एजुकेशनल ट्रिप शुड बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ना उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको दोनों साइड में लिख सकते हैं, है ना। मैंने कैसे लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से समझिएगा, उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है और यहाँ पे इसको पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके आंसर में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। ए थ्रू एनालिसिस ऑफ द आइटनरी प्रोवाइडेड बाय द tour organizing vendor reveal that the tour proposal should be accepted. It is thoughtfully designed and offers a variety of instructive exercises for the pupils. Students will have the chance to learn about history, art and nature through the visits to Bhawartal Garden, Beda Ghat, Dhuadhar Falls, Marble Rocks Cable Car Tour and Rani Durgavati Museum. Students can interact with wildlife and experience adventure as part of the Kanha Tiger Reserve tour. The students' safety and well-being are guaranteed by the supply of bottled mineral water, an insurance policy and the tour manager's assistance. The tour's entertainment, enjoyment and enthusiasm factor are increased by the addition of DJ parties. Student security is further enhanced by the free staff that is offered for every 20 students. Therefore, the tour proposal for the educational trip should be approved. अब देखिए जब इसको रिजेक्ट करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, रिजेक्टिंग द प्रपोजल। A thorough analysis of the itinerary provided by the tour organizing vendor revealed that the tour proposal should be rejected. Even though there are a lot of educational activities on the tour, we are worried about the pupils' safety and wellness.
The excursion involves a lengthy drive from Nagpur Junction to Jabalpur and back, taking close to 9 hours total. It also describes returning to the hotel late at night on the final day, after an early morning departure at 5:30 am to see the Kanha Tiger Reserve. Students' learning experiences may be hampered by physical tiredness brought on by long travel days and a busy timetable. Furthermore, a DJ party might not be appropriate for an informative tour. The trip operator has not disclosed information regarding the hotel's quality, and not every student may find the quad sharing arrangement to be comfortable. Therefore, the tour proposal for the educational trip should be rejected. तो देखिए, आप इसको अपोज में भी ऐसा लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर मिलेगा।